अति लघु उत्तरीय प्रश्न 20 शब्दों में उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रवाद क्या है? उत्तर है राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीतिक चेतना का प्रतिफल है। 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद शक्तिशाली तत्व के रूप में विकसित हुआ। यह अपने राष्ट्रीय के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है। यह किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता और लगाव की भावना विकसित करता है। राष्ट्रवाद ने बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। क्वेश्चन नंबर 2, मेजीनी कौन था? उत्तर है मेजीनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की। 1830-31 के विद्रोह में उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार करने के लिए उसने यंग इटली मार्सेई 1831 तथा यंग यूरोप बर्न 1834 का गठन किया। वह ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करना चाहता था। अपने प्रयास में वह विफल रहा। क्वेश्चन नंबर 3, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थीं? उत्तर है 1870 के पूर्व नॉर्डिक ट्यूटन प्रजातियों के देश जर्मनी अनेक छोटे बड़े राज्य एवं राजवाड़ों में विभक्त था। एक राष्ट्र नहीं बल्कि जर्मन भाषी राज्यों का एक समूह था। इनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं थी। साथ ही राष्ट्रवाद का मुद्दा भी गौण था। जर्मन राज्य पर की फ्रांसीसी सभ्यता संस्कृति का व्यापक प्रभाव था। यह परिस्थिति जर्मनी के एकीकरण में बाधक थी। क्वेश्चन नंबर 4, मेटरनिख युग क्या है? उत्तर है यूरोपीय इतिहास में 1815-48 की अवधि मेटरनिख युग के नाम से जानी जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद वियना कांग्रेस और उसके बाद की व्यवस्था की स्थापना मेटरनिख व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। इसका उद्देश्य फ्रांस की क्रांति की दिनों प्रजातंत्रात्मक एवं राष्ट्रवादी भावना को कुचलना तथा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना था। लघु उत्तरीय प्रश्न 60 शब्दों में उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? उत्तर है लुई फिलिप का प्रधानमंत्री गीजो प्रतिक्रियावादी एवं सुधारों का विरोधी था। सुधारवादी दल के नेता थियर्स में 22 फरवरी 1848 को पेरिस में सुधार भेजा का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। परिणाम स्वरूप क्रुद्ध जनता ने लुई को गद्दी पर छोड़कर इंग्लैंड भागने को विवश कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? उत्तर है ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। इटली, वेनेशिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। सेडोवा के युद्ध 1866 में ऑस्ट्रिया की राज्य के बाद उसका प्रभाव पर समाप्त हो गया। जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन संघ राज्य था। उत्तरी जर्मनी महासंघ की स्थापना के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? उत्तर है, नेपोलियन बोनापार्ट ने विजित राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दी। फ्रांसीसी आधिपत्य वाले राष्ट्रों में नेपोलियन संहिता फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था समान रूप से लागू की गई। नेपोलियन के इन कार्यों से इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का मार्ग सुगम हो गया, वहाँ राष्ट्रवाद का विकास हुआ। दूसरी ओर नेपोलियन के युद्ध और विजयों से अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई एवं आक्रोश बढ़ा, इससे भी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। उत्तर है, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार में पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसे शस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। इनकी सहायता से उसकी सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। क्वेश्चन नंबर 5, विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? उत्तर है, विलियम प्रथम प्रशा के नेतृत्व में शक्ति के बल पर जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। बिस्मार्क का भी मानना था कि जर्मनी का एकीकरण रक्त और लौह की नीति से ही संभव है। उसकी इस नीति को विलियम प्रथम से समर्थन और सहयोग मिला। अगर ऐसा नहीं होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लगभग 150 शब्दों में उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1, इटली के एकीकरण में मेजीनी का काबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बतावें। उत्तर है, इटली का एकीकरण मेजीनी, काबूर और गैरीबाल्डी के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ। मेजीनी न तरूणा व्यवस्था से ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता था। वह कार्बोनारी का सदस्य बन गया। 1831 में उसने यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन स्थापित किए। मेटरनिख के पतन 1848 के बाद वह इटली के एकीकरण के प्रयास में लग गया, परंतु विफल होकर वह इटली से चला गया। काबूर, राजा विक्टर इमैनुअल के मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उसने सार्डिनिया की आर्थिक और सैनिक स्थिति सुदृढ़ की। 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबूर ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। मध्य इटली स्थित अनेक राज्यों को सार्डिनिया में मिल लिया गया। काबूर के प्रयासों से इटली के एकीकरण का महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। गैरीबाल्डी, अपनी लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से उसने 1860 में सिसिली पर अधिकार कर लिया। बाद में उसने नेपल्स पर भी अधिकार कर लिया। इन्हें सार्डिनिया में मिला लिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका का वर्णन करें। उत्तर है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका थी। उसका मानना था कि जर्मनी की समस्या
के समाधान बौद्धिक भाषणों से नहीं, आदर्शवाद से नहीं, बहुमत के निर्णय से नहीं, बल्कि प्रसा के नेतृत्व में रक्त और लौह की नीति से होगा। अपनी नीति अनुसार उसने कार्य आरंभ किया। चांसलर के रूप में बिस्मार्क ने सबसे पहले प्रसा की आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया। आर्थिक और सैनिक सुधारों द्वारा प्रसा की स्थिति सुदृढ़ की गई। तत्पश्चात उसने युद्ध की नीति अपनाई। जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने 3 युद्ध किए। डेनमार्क से युद्ध। सेल्सविंग और हॉलस्टीन में जर्मनी निवासी बड़ी संख्या में थे, परंतु डेनमार्क इन पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था। अतः बिस्मार्क ने डेनमार्क से युद्ध का निर्णय लिया। 1864 में हुए युद्ध में डेनमार्क की पराजय हुई। सेल्सविंग प्रसा ने अधिक कर लिया। हॉलस्टीन पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्वीकार किया गया। सेडोवा का युद्ध। हॉलस्टीन ने प्रश्न पर 1866 में ऑस्ट्रिया प्रसा सेडोवा का युद्ध हुआ। युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। टॉलस्टीन पर प्रसा का अधिकार हो गया। प्राग की संधि के अनुसार जर्मन महासंघ भंग कर 22 उत्तरी जर्मनी राज्य का उत्तरी जर्मनी महाकाल प्रसा के नेतृत्व में बन गया। सीडान का युद्ध। यह युद्ध फ्रांस के साथ 1870 में हुआ। इस फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय पराजित हुए। फ्रैंकफर्ट की संधि 1870 द्वारा जर्मनी के दक्षिणी राज्य उत्तरी जर्मन महासंघ में मिल गए। इस प्रकार 3 युद्धों के जर्मनी का एकीकरण पूरा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में प्रभाव की चर्चा करें। कारण। उत्तर है कारण। राष्ट्रवाद की भावना का जन्म पूर्ण जागरण काल में ही हो चुका था, परंतु इसका उदय और विकास 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हुआ। इस क्रांति में राजनीति को कुलीन वर्ग के हाथों से निकालकर मध्य वर्ग और साधारण वर्ग तक पहुंचा दिया। इससे यूरोप में निरंकुशवाद के विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, जिसका प्रभाव अन्य राष्ट्रों पर भी पड़ा। बाद में नेपोलियन ने अपनी विजय एवं नीतियों से राष्ट्रवादी भावना को आगे बढ़ाया। इटली और जर्मनी को मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति से बाहर लाकर उनके एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसके साथ ही नेपोलियन के आधिपत्य के विरुद्ध भी राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। मेटरनिख की नीतियों ने भी राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दिया। समस्त यूरोप इसके प्रभाव में आ गया। प्रभाव। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर 1848 के मध्य यूरोपीय राष्ट्रों में क्रांतियाँ हुई, जिनके परिणाम स्वरूप अनेक नए राज्यों का उदय हुआ। यूनान, जर्मनी एवं इटली के स्वतंत्र राष्ट्र का उदय भी राष्ट्रवाद के कारण हुआ। उपनिवेश में औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध मुक्ति आंदोलन चले। भारतीयों पर भी राष्ट्रवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय धर्म सुधार आंदोलन में नेताओं पर भी राष्ट्रवादी भावना का व्यापक प्रभाव पड़ा। राष्ट्रवाद के विकास के प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शक्तियाँ कमजोर पड़ गई। राष्ट्रवाद के विकास से समाजवादी प्रवृत्ति भी बढ़ी और संकीर्ण राष्ट्रवाद का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। उत्तर है 1830 की जुलाई क्रांति के कारण निम्नलिखित थे।
राजा की निरंकुशता। 1824 में चांसलर दसम फ्रांस का राजा बना। वह स्वेच्छाचारी और निरंकुश था। वह संवैधानिक राजा के रूप में शासन करने को तैयार नहीं था। उसने कुलीनों, पादरियों और चर्च को विशेषाधिकार दिए। उदारवादियों का दमन किया गया। इसके चार्ल्स का विरोध बढ़ने लगा। पोलिगनेकी का प्रधानमंत्री बनाना। चांसलर ने 1830 में पोलिगनेक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वह प्रतिक्रियावादी था। उसने लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया। 4 आज्ञापत्तियाँ। चांसलर ने 4 आज्ञापत्तियाँ पारित किए। इनके अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, प्रतिनिधि सभा भंग कर दी गई, मतदान का अधिकार सीमित कर कुलीनों को भी लाभ पहुंचाया गया तथा नए चुनाव की घोषणा की गई। क्रांति का स्वरूप। जुलाई 1830 में पेरिस का जनता ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का नेतृत्व लाफांते ने किया। सैनिक विद्रोह पर नियंत्रण नहीं कर सके। 3 दिनों तक राजशाही और जनता में संघर्ष होता रहा। बाध्य होकर चार्ल्स गद्दी पर इंग्लैंड चला गया। परिणाम। चार्ल्स के चले जाने पर फ्रांस में बूर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश के शासक हुए। फिलिप को राजा बनाया गया। संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुई। उदारवादियों और राष्ट्रवादियों की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 5, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। उत्तर है, प्राचीन काल में यूनान सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र था। 15वीं शताब्दी में यह तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। 18वीं शताब्दी से तुर्की की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। इससे यूनानियों में स्वतंत्र होने की लालसा जगी। 18वीं सदी के अंतिम चरण तक यूनान में राष्ट्रवादी धारणा प्रबल होने लगी। राष्ट्रवादी विकास में यूनानी चर्च, फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव तथा बौद्धिक आंदोलन का प्रमुख योगदान था। कोरेनइस नामक दार्शनिक में यूनानियों राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रचार किया। कॉन्स्टेंटाइन विकास ने गुप्त समाचार पत्र प्रकाशित कर स्वतंत्रता की प्रभाव प्रज्वलित की। हिटोरिया फिलके नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति यूनान को तुर्की से स्वतंत्र कराना चाहते थे। शक्तिशाली मध्य वर्ग भी स्वतंत्रता की भावना जगा रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में 1821 अलेक्जेंडर हिप्सप्लांटी के नेतृत्व में यूनानियों ने मोल्डेविया में विद्रोह किया। इसे तुर्की के सुल्तान ने क्रूरतापूर्वक दबा दिया। इसके यूनानी हताश नहीं हुए। यूरोप में विभिन्न भागों से उन्हें सहायता मिलने लगी। विख्यात अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने यूनानियों की धन से सहायता की तथा स्वयं युद्ध में भाग लेने के लिए यूनान आए। मोरिया भी विद्रोह हुआ। इसी धार्मिक स्वरूप प्रदान कर सुल्तान महमूद द्वितीय ने हजारों यूनानियों को मार डाला। मिस्र के शासक पाशा मोहम्मद अली की सहायता से उसने विद्रोह को कुचल दिया। इस घटना से आक्रोशित होकर इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने तुर्की के विद्रोह संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। नवारिनो की खाड़ी में हुए
युद्ध में तुर्की और मिस्र की पराजय हुई। 1829 में तुर्की और में एड्रियानोपुल की संधि हुई। इसके द्वारा तुर्की के आधिपत्य के अंदर यूनान को स्वायत्तता देने का निर्णय लिया गया। यूनानियों ने इसे स्वीकार नहीं किया, अतः 1832 में कुस्तुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ। तुर्की शासन से इसे आज़ादी मिल गई। बवेरिया के राजकुमार ओटो यूनान के शासक बने। यूनान पर से रूसी प्रभाव भी समाप्त हो गया।